हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम लोग आर्टिकल 31 का अध्ययन करेंगे और 31 में देखेंगे क्या है। 31 में तो पहले तो हम बताना चाहेंगे यह निरसित है, यानी रिपील्ड है। यह जो आर्टिकल जो है रिपील्ड क्या है, जैसे इसमें सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज हैं, यानी कुछ विधियों की जो प्रवृत्ति है या व्यावृत्ति है उनकी, तो उनको हम लोग समझेंगे इसमें। जैसे इसके तहत हम लोग किस किस क्लॉज को समझेंगे, तो वो समझ लेते हैं। क्लॉज ए को समझेंगे, बी, सी, डी। हालांकि यह जो है निरसित हो चुका है, यानी ये भी रिपील्ड हो चुका है, तो इसको समझने का कोई कारण नहीं बनता है। ठीक है, हालांकि थोड़ा बता देंगे पहले क्या था, अब वर्तमान में नहीं है यह। ठीक है, अब ये 3 आर्टिकल हमको यानी क्लॉज पढ़ने हैं, ए, बी, सी क्लॉज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लॉज ए को ही पढ़ लेते हैं। क्लॉज ए का अध्ययन करते हैं। क्लॉज ए का अध्ययन, इसमें क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। इकतीस के ए में था। ठीक है, तो इसको कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो किया गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। जो पहले संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लेकिन अब वर्तमान में जैसे मान लीजिए अर्जन जो है मुआवजे के साथ होगा। ठीक है, अर्जन किसके साथ होगा? मुआवजे के साथ अर्जन होगा। मुआवजे के साथ अर्जन, उसमें भी कई कारण है, किस प्रकार से करेंगे वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्जन को आर्टिकल 14, ध्यान रखना, जो अर्जन किया जाएगा मुआवजे का अर्जन, उसको आर्टिकल 14, 13, 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी इसमें खासकर 14, 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर आर्टिकल 14 में कोई ऐसा प्रावधान है जिससे यह जो है उसको बाधित कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो मतलब कहने का मतलब है कि 14 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो इस पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो 14 और 19 बात समझ में आई आपको। और इसमें निगमों, जैसे कोई निगम है तो उसको भी विलय करने का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 31 का बी की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण इसके अंतर्गत आता है। कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण। कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण इसके तहत होगा। तो देखिए किस प्रकार से कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण होगा। आर्टिकल 31 के बी के अंतर्गत नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। देखिए नवी अनुसूची, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। तो नवी अनुसूची 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, नवी अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। 9th
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रथम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। कब? 1951 में। यह पहली, देखिए ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो यह 1951 में जोड़ा गया है, प्रथम। ठीक है, इसके तहत क्या किया? इसके उद्देश्य में जो है भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। इसका मतलब उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को, भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, इसके अनुसार जिन विधियों को संसद के द्वारा संविधान संशोधन कर नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जिस भी विधि को नवीं अनुसूची के तहत रखा जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू, हमने आपको बताया था, नहीं होगा। ठीक है, किंतु संसद एवं राज्य के गठजोड़ का इस अनुसूची का दुरुपयोग भी प्रारंभ कर दिया और भूमि सुधार के अतिरिक्त अन्य विधियों को भी इसमें शामिल किया गया। जैसे इन्होंने क्या किया? जैसे संसद एवं राज्य के गठजोड़ का, जैसे इन्होंने एक मतलब जो है, जैसे कुछ नहीं, जैसे वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे एक हम अवधारणा बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी विधि लॉ बनाया, अगर संविधान मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है यह सिद्ध कर देता है कि यह मूल स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है, तो वह जो है कानून निरसित यानी बेकार हो जाता है, वह कानून यानी वह अमान्य घोषित हो जाता है कानून। यदि उसको नवीं अनुसूची में संग्रहित कर दिया जाएगा उस कानून को या उस जो है लॉज को, तो उस कंडीशन में वह जो है अमान्य नहीं कर सकते उसको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि नवीं अनुसूची में जो है वो पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार इसमें किसको किसको रखा है? जैसे फैक्ट्रियों को रख दिया, जैसे खाने हैं, खाने का मतलब जो है जो माइंस हैं, खनिज है, मिनरल्स है, ठीक है, और आरक्षण इत्यादि से संबंधित विधियों को भी नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, जिससे इसमें संशोधन न हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रावधान हो गया इसमें। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो अपना जो है दिमाग लगाएगा कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग नवीं अनुसूची का रोका जाए। तो फिर जैसे उसमें एक केस बनेगा, वो केस होगा आई.आर. कोहिल्या, आई.आर. कोहिल्या, आई.आर. कोहिल्या आई.आर. कोहिल्या वर्सेस, इसमें क्या होगा? वर्सेस तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को इसमें सम्मिलित किया गया, मतलब इनका जो है केस बना। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैसला रहेगा। न्यायालय ने कहा कि नवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की जांच न्यायालय संविधान के आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर कर सकेगा। जैसे बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकेगा, इस पर जो है ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा लागू कब से हुई है? केशवानंद भारती बनाम 1973 का केस, ठीक है, जो फैसला आया 1973 में, तो उसी के आधार पर, उससे पहले के कानूनों पर यह लागू नहीं होगा। जैसे उससे 1973 से पहले जितने भी संशोधन अमेंडमेंट हो चुके हैं और नवीं अनुसूची में उनको रख दिया गया, उससे मतलब नहीं है। अब जो नवीं अनुसूची में रखा जाएगा उस पर जो है अगर बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उसको अमान्यीकरण घोषित किया जा सकता है, यानी उस विधि या कानून या जो भी किसी भी चीज़ को जो है वो उसमें जो है उसको परिवर्तित कर सकता है। तो ये ध्यान रखना आपको है। यह सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर 1973 के बाद आ चुका है। ठीक है, तो क्या जो है इसमें बताया गया। अब हम लोग सी वाला देख लेते हैं।
सी वाले में क्या है, आर्टिकल 31 का सी। अब 31 के सी में देखते हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता। जैसे देखिए इसमें क्या है, कुछ मतलब कुछ DPSP लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं। इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का बी, 39 का बी और 39 का सी को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को 14, 19, 31, ये किसके आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स के आधार पर उल्लंघन या चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ठीक है। यानी 39 का बी और 39 का सी और 39 का बी सी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको कि 39 का बी सी को चुनौती नहीं दी जा सकती 14, 19, 31। यानी तो ये इससे क्या प्रूफ हुआ कि यह आर्टिकल 39 का बी और सी 14, 19, 31 पर भारी है, यानी यह ज़्यादा वरीयता देता है DPSP को। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है आर्टिकल 31 को हम लोगों ने समझा, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद 31 का जो डी है वो निरसित है, यानी रिपील्ड है, लेकिन इसके अंतर्गत था क्या ये हम आपको बता देते हैं। 31 का घ यानी डी, इसमें क्या था कि राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की मतलब जो व्याख्या है या व्यावृत्ति है उसके बारे में जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। इसको 43वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 1977 में इसको निश्चित कर दिया गया, ठीक है, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको मतलब नहीं आपको पढ़ना है, आपको जो है A, B और C को पढ़ना है फाइनली। अब हम लोग आर्टिकल 32 को तो पढ़ चुके हैं, अब आर्टिकल 33 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 33, तो दोस्तों आर्टिकल 33 को देखते हैं कि इसमें कुछ सेवाओं के सदस्यों के मूल अधिकारों का मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब रूपांतरण हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रूपांतरण हो सकता है, जैसे कुछ ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो संसद क्या कर सकती है, उनके मूल अधिकारों को मॉडिफिकेशन कर सकती है। यदि मॉडिफिकेशन ना करे तो फिर जो है उसमें मतलब जैसे मान लीजिए हम पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद कारण वो भी बता देते हैं। पहले मॉडिफिकेशन किसमें मतलब कौन सी वो जो है ऐसे सदस्य हैं, ठीक है, या सेवाएं हैं जिसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहला तो हम लोग चर्चा करते हैं सैन्य सेवा सुरक्षा से संबंधित, सैन्य सेवा सुरक्षा, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि मूल अधिकारों का मॉडिफिकेशन ही तो है कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल 31 में हमारी जो है सोने की स्वतंत्रता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि सोने की स्वतंत्रता है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की स्वतंत्रता है। अब यह स्वतंत्रताएं इसमें छीड़ होती हैं ड्यूटी सर्विस के दौरान, लेकिन यह ऐसा क्यों लागू होता है, उसका कारण है शासन को बनाए रखना, यानी सेना में एक रूल्स को जो है बनाए रखना ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है सैन्य सेवा और सुरक्षा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें भी जो है मॉडिफिकेशन होता है खुफिया संगठन से संबंधित, खुफिया संगठन जैसे IB हुए, ठीक है, या NIA हुआ, मतलब कुल मिलाकर जितने भी खुफिया संगठन हैं उनको सबको जो है उनके लिए रूल्स अलग होते हैं। उनके लिए वैसे जो आम आदमी को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो इस पर क्लेम नहीं कर सकते कि हमको भी वैसा ही मूल अधिकार चाहिए, क्योंकि वो
अपनी अपनी जैसे मान लीजिए जो है जो सेवाएं हैं उनकी कुछ शर्तें होती हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर हमको चलना होता है। तीसरा, लोक व्यवस्था से संबंधित, लोक व्यवस्था से संबंधित और उपर्युक्त संगठनों में संचार उपलब्ध कराने वाले संगठन, जैसे जो हमको संचार सेवाएं, जैसे मान लीजिए प्रेस है या अदर हैं जो हम लोगों को कम्युनिकेशन के माध्यम से जोड़ते हैं, तो उनके लिए रूल्स अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो कॉल सेंटर होता है वहाँ पे नाइट ड्यूटी सर्विस होती है, तो उसमें भी जो है मान लीजिए रात्रि का भी समय मान लीजिए सोने का ही अधिकार है, तो उसको जो है उल्लंघन होता है तो उस पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम आजीविका के लिए अपनी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसके रूल्स हैं ऐसे, क्योंकि हमको जो है सभी को संचार से जोड़े रखना है, तो इसलिए वो उसके रूल अलग हैं। तो ये इन सब का जो है आर्टिकल 33 में उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को आर्टिकल 33 उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 34 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ, सैनिक कानून के बारे में बताता है। मार्शल लॉ यानी इसका मतलब है सैनिक कानून, ठीक है, सैनिक कानून इसका मतलब है। इसके लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या हो सकता है? कोई भी फंडामेंटल राइट्स, जब मार्शल लॉ लगेगा, सैनिक कानून लागू होगा, तो उस पर जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होगा ही। आप देखिए इसके अंतर्गत अब अपवाद क्या है इसके तहत देखते हैं हम लोग। अन्य अपवाद जो है इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं। अपवादों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब अपवाद को हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल, पहले तो हम लोग भाग की चर्चा कर लेते हैं, किस भाग के तहत ये आर्टिकल आते हैं। भाग 18 और इसके तहत आर्टिकल आता है एक 358। एक आर्टिकल होता है 359। इसके तहत क्या होता है? युद्ध बाह्य आक्रमण, जब युद्ध का बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो दोस्तों वैसे राष्ट्रीय आपात लगता किस आर्टिकल के तहत है? 352, आर्टिकल 352 के तहत लगता है, लेकिन हम आर्टिकल 19 को जो है इसमें डीएक्टिवेट कराएंगे। तो यह प्रोविज़न जो है 358 में दिया गया है। 358 को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या है? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू हो, मतलब बाह्य आक्रमण के आधार पर क्या लागू हो? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो आर्टिकल 19 निलंबन जो है वो पूरे देश में स्वतः ही हो जाता है। अपने आप आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। ठीक है, मतलब जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 352, 356, 360 ये तीन राष्ट्रीय मतलब आपातकालीन उपबंध हैं, इसमें 352 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है और 356 राष्ट्रपति शासन की बात को कहता है और 360 वित्तीय आपात की घोषणा करता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रीय आपात लगा है 352 वाला, वो आर्टिकल 19 को स्वतः जो है वो क्या करते हैं? डीएक्टिवेट कर देता है उस टाइम के लिए, जब तक ये आपातकाल लगा रहता है। तो यह प्रोविज़न, यह प्रावधान यह किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो यह 358 के तहत किया गया है। इसमें क्या होता है कि भले ही छोटे से राज्य पर जो है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लो जो है पाकिस्तान अटैक करता है और सीधे पंजाब पहले आता है राज्य, पंजाब पे ही भले लगाया गया हो राष्ट्रीय आपात, लेकिन वह पूरे देश पर लागू होगा, क्योंकि
जैसे मान लीजिए आप अब आर्टिकल 19 क्या मतलब स्वतंत्रता देता है हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो आप जो है ये सब निष्क्रिय हो जाएगा, ये कोई कुछ नहीं आप कर सकते। आप उल्टा सीधा बोलेंगे, आप जो है पूरी कहानी को गड़बड़ा देंगे और जो है सूचनाओं को लीक कर देंगे। तो इसलिए जो है इसको आर्टिकल 19 को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और आर्टिकल 19 में ही प्रेस स्वतंत्रता वगैरह भी है, सब छीण हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको बाह्य आक्रमण के समय, ताकि हमारी कोई भी जानकारी दूसरे तक ना पहुंच पाए। मतलब दूसरे से मतलब है हमारा यहाँ दूसरे देश से, ठीक है, उसको ना पहुंच पाए और उसके जो है जो भी गुप्तचर हैं तो उनको ना पता चल पाए। तो यह इसका कारण है और इस आर्टिकल को ज्वाइंट करने का कारण यही है, ठीक है। तो लेकिन अब जैसे इसको पुनः जीवित कैसे किया जाता है, जब जो है राष्ट्रीय आपात हट जाता है और यह स्वतः ही पूरे देश में आर्टिकल 19 चालू हो जाता है, यानी पुनः जीवित हो जाता है। किंतु एक और कारण है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। राष्ट्रीय आपात की यदि उद्घोषणा होती है, मतलब सशस्त्र आधार पर, यानी सशस्त्र आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने पर आर्टिकल 19 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है, अगर सशस्त्र आधार पर जो है विद्रोह होता है। तो यह आपको पता चला। अब हम लोग आर्टिकल इसी के तहत हमने बताया था 359। तो इसका महत्व क्या है 359 का? इसमें क्या है, नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 19 के कौन कौन से मूल अधिकार किन क्षेत्रों में कितने समय के लिए निलंबित किए जाएंगे, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। किंतु आर्टिकल 20-21 के अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 20 और 21 के जो अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होंगे, अब देखिए आर्टिकल 20-21 क्या है, ये आप लोग फंडामेंटल राइट सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमने पढ़ा है उसको पढ़ते आइए, तभी आगे की लेक्चर समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और या आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक भारतीय संविधान का बेयर एक्ट ले लीजिए, जैसे इसको पढ़ते जाइए उससे समझते जाइए तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। और वो भी अगर लेना चाहे तो द्विभाषी संकलन आता है, तो उसको ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। बेयर एक्ट संविधान का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, अपनी जो आपके पास सामान्य बुकें हों लक्ष्मीकांत वगैरह उसी से पढ़ें। तो दोस्तों अब हम लोगों ने एक पोर्शन को समाप्त कर लिया है, वह है फंडामेंटल राइट्स। और अब हम लोग जो है अगली क्लास में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसका भी हल्का फुल्का कहीं ना कहीं काम आएगा। तो हम लोग जो है अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।